आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जो प्रसिद्ध कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, उनके द्वारा रचित झरना कविता से संबंधित उसकी व्याख्या, कठिन शब्द और इस कविता में कवि की जो मूल संवेदना है उस पर हम बातचीत करेंगे। यह रचना प्रकृति और जलधारा के बहाव का गहन और भावपूर्ण चित्रण है। जलधारा की यात्रा, उसका संगीत, घाटियों और वनस्पतियों के साथ उसका संबंध और करुण कंठ का गीत सब मानव अनुभव, आशा और संवेदनाओं के प्रतीक हैं। जेल में बंद कवि ने प्रकृति के माध्यम से स्वतंत्रता, जीवन और संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कवि कह रहा है कि पर्वतमालाओं में उस दिन तुमको गाते छोड़ा, हरियाली दुनिया पर अश्रु तुषार उड़ाते छोड़ा, इस घाटी से उस घाटी पर चक्कर खात छोड़ा, तरु कुंजों लतिका पुंजों में छुप छुप जाते छोड़ा। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पर्वतमालाएं अर्थात पहाड़ों की जो श्रृंखलाएं हैं उसे यहाँ पर्वतमालाएं कहा गया है। गाते छोड़ा का यहाँ अर्थ हुआ कि गाना या स्वर में प्रकृति की आवाज से किसी का स्मरण करना। हरियाली अर्थात हरी भरी भूमि, पेड़ पौधे। अश्रु तुषार, यहाँ अश्रु अर्थात आंसू को तुषार तुषार यानी कि ओस, बर्फ के छोटे बिंदु का रूपक के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो भावनाओं का हल्का, नाजुक और सजीव प्रभाव यहाँ दर्शाया है कवि ने। घाटी यानी पर्वतों के बीच का जो नीचा वाला क्षेत्र होता है उसके संदर्भ में है। चक्कर खाते छोड़ा यानी घूमते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होते हुए। तो पहली पंक्ति में कवि कह रहा है जैसे कि पर्वतमालाओं में उस दिन तुमको गाते छोड़ा, अर्थात कि पर्वतों की श्रृंखला में किसी प्रिय या याद के स्वर को गाने जैसा मैंने अनुभव किया, जैसे प्राकृतिक वातावरण में उनकी स्मृति गूंज रही हो। वहीं दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हरियाली दुनिया पर अश्रु तुषार उड़ाते छोड़ा, अर्थात कि वह हरियाली को ऐसा वर्णन करता है जैसे वहां आंसुओं और ओस के रूप में भावनाएं फैल रही हों। यह प्रकृति के सौंदर्य और उसकी संवेदनशील प्रभाव को दर्शाता है। तीसरी पंक्ति में घाटियों के बीच में घूमते हुए भावों और स्मृतियों का चित्र प्रस्तुत किया गया है। भावों की यात्रा एक घाटी से दूसरी घाटी तक होती है। कवि क्या कह रहा है इसमें कि इस घाटी से उस घाटी पर चक्कर खात छोड़ा, अर्थात कि घाटियों के बीच घूमते हुए भावों और स्मृतियों का चित्र प्रस्तुत किया गया है। और इसी में चौथी पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि तरु कुंजों लतिका पुंजों में छुप छुप जाते छोड़ा, अर्थात कि वृक्षों, तरु अर्थात वृक्षों और बेलों में छुपते हुए भावों की नाजुकता और सहजता दिखाई गई है। भावों की यह छिप छिप कर यात्रा प्रकृति के साथ मिलकर उनके गहरे अनुभव को दर्शाती है। यदि हम इन चार पंक्तियों के सारांश की बात करें कि अर्थात कवि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी मूल संवेदना क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कवि ने यहाँ प्रकृति के माध्यम से अपने भावों और यादों को व्यक्त किया है। पर्वत, हरियाली, घाटी, पेड़ और बेले सब मानवीय भावनाओं का रूपक बनकर यहाँ पर प्रस्तुत है। कवि की स्मृतियां और भाव प्रकृति के हर रूप में फैलते और छुपते हुए प्रतीत होते हैं। यह पंक्तियां संवेदनशीलता, सौंदर्य और भावनात्मक अनुभव की गहराई को दर्शाती है। कवि ने अपनी भावनाओं को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश की है। अब हम आगे चलते हैं। कवि क्या कह रहा है कि निर्झरनी की गोदी के श्रृंगार दूध की धारा फेंकते चले जाते हो किस ओर स्वदेश तुम्हारा, लतिकाओं की बाहों में रह रह कर यह गिर जाना, पाषाणों के प्रभुओं में बह बह कर चक्कर खाना, फिर कोकिल का रुख रुख कर कलकल का स्वर मिल जाना, आमों की मंजरियों का तुम पर अमृत बरसाना, छोटे पौधों से जिस दिन उस लड़ने की सुधि आती, तप कर तुषार की बूंदे उस दिन आंखों पर छाती।
अब कवि क्या कह रहा है यहाँ पे, जो कवि यहाँ कह रहे कि निर्झरनी की गोदी के श्रृंगार दूध की धारा। श्रृंगार दूध की धारा यानी दूध की धारा क्या हुआ, तो स्वच्छ, शीतल, स्वच्छ और कोमल जो जल प्रवाह होता है वो कैसी लग रही है, दूध की धारा की तरह लग रही है। स्वदेश अर्थात अपना प्राकृतिक स्थान, जो उसका मूल गंतव्य है। लतिकाएं जहाँ से वो निकल रही हैं, लतिकाएं यानी कि बेले और झाड़ियाँ। पाषाणों के प्रभु यानी कठोर पत्थर या चट्टाने। चक्कर खाना यानी घूमते हुए बहना। कोकिल का रुख अर्थात कोयल की मधुर ध्वनि की तरह प्रवाह का संगीत बनना। कलकल का स्वर यानी पानी की मधुर स्वाभाविक ध्वनि जो होती है उसे कवि ने यहाँ पर कलकल का स्वर कहा है। और आमों की मंजरिया अर्थात आम के फूल और फलों का समूह है। अमृत बरसाना अर्थात जीवनदायिनी वर्षा करना, आनंद देना। अब कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, कवि कह रहा है कि निर्झरनी यानी जलधारा की सौंदर्यपूर्ण और शीतल प्रवाह की बात कर रहा है कवि। यह जलधारा अपनी सुंदरता और दूध जैसे शीतल प्रवाह को प्रकृति में क्या कर रही है, फैला रही है। कवि पूछता है कि यह जलधारा अपने स्वदेश यानी प्राकृतिक स्थान की ओर क्यों नहीं जा रही, अर्थात जहाँ से वो उसका जो उद्गम स्थान है वहाँ क्यों नहीं जा रही, ये फिर ये क्यों बहती जा रही है। आगे कवि कह रहा है कि जलधारा को बेलों और लतियों के बीच से गुजरते हुए उन्होंने दर्शाया है। यह गिरना प्रकृति में सौंदर्य और नाजुकता भर देता है। तीसरी पंक्ति में कवि कह रहा है कि पत्थरों के बीच बहते हुए यह जलधारा अनेक चक्कर लगाती है और कोयल की मधुर ध्वनि के समान कलकल की ध्वनि में परिवर्तित हो जाती। यहाँ जल का बहाव, स्वर और संगीत सभी का मेल दर्शाया गया कि एक तरफ कोयल की जैसे मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती, उसी तरीके से हमें इस झरने की भी कलकल की ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है। तो यहाँ पे उन्होंने कोयल के स्वर से, उस संगीत से और जल का जो बहाव है, इन तीनों का मेल करते हुए यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। और चौथी पंक्ति में वो कह रहे हैं कि आम के फूलों और फलों पर यह जल अमृत वर्षा की तरह क्या हो रहा है, गिरता है, जिससे प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन शक्ति का प्रसार होता है। अंत में कवि कह रहे हैं अंतिम पांचवी पंक्ति में कि छोटे पौधों के ऊपर ओस और तुषार की बूंदें गिरती हैं। ये पौधों को ऊर्जा देती है और उनके विकास की ओर भी संकेत देती। कवि बताता है कि प्रकृति की सूक्ष्म गतिविधियां जीवन और सौंदर्य का संदेश देती हैं। इन पंक्तियों की अगर सारांश की बात करें कि इसमें मूल संवेदना क्या है, तो कवि कह रहे हैं कि कवि ने यहाँ जलधारा, निर्झरनी के बहाव के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य, जीवन शक्ति और संगीत का चित्र जो है वो प्रस्तुत किया है। जीवन शक्ति यहाँ इस तरीके से कह दी कि वो उसकी धारा जो है वो वापस नहीं लौट रही है, वो एक जैसे ये जीवन चक्र जो है चलता रहता है निरंतर, उसी तरीके से जो जलधारा है वो भी अपना रास्ता खोजते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और पानी का जो प्रवाह है केवल भौतिक नहीं है, यह सौंदर्य, मधुरता और जीवनदायिनी ऊर्जा फैलाता है। बेल, लताएं, आम के फूल, छोटे पौधे और पत्थर सभी जलधारा के विभिन्न प्रभावों और उसकी संवेदनाओं को दर्शाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब कवि क्या कह रहा है कि किस आशा से गिरी गह्वर में तुम मलार हो गाते, किस आशा से पाषाणों पर हो तुषार बरसाते, इस घाटी से उस घाटी तक, इस घाटी से उस घाटी में क्यों हो दौड़ लगाते, क्यों नीरस तरुवर प्रभुओं के रह रह कर चक्कर खाते, किस भय से हो वन मालाओं से रह रह छुप जाते, क्या बीती है करुण कंठ से कौन गीत हो गाते। कवि उससे प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर क्या ऐसा कारण है, ठीक है, कि तुम करुण कंठ से ये कौन सा गीत गा रहे हो। तो कवि क्या कह रहे हैं, पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। कवि यहाँ पाषाण का अर्थ है पत्थर, कठोर चट्टाने, तुषार बरसाना यानी शीतल बूंदे गिराना, ओस या बर्फ के रूपक के रूप में, घाटी पर्वतों के बीच का जो नीचा क्षेत्र है, दौड़ लगाना यानी बहते हुए विभिन्न
क्षेत्रों में जो तेजी से बह रहा है उसके संदर्भ में अर्थ है नीरस तरुवर प्रभु, यानी बिना रंग रूप या निष्क्रिय जो वृक्ष है उस पर वो कह रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं। रह रह कर चक्कर खाना यानी घूमते हुए बहना। वनमाला यानी वनस्पतियों की झाड़ियां या बेलों का समूह जो है। छुप जाना धीरे धीरे या डर के कारण छिप जाना। करुण कंठ यानी दुखी या मार्मिक स्वर। और गीत हो गाते यानी मधुर या मार्मिक ध्वनि जो निकल रही है उस संदर्भ में कवि कह रहे हैं। व्याख्या की ओर चलते हैं तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कवि पहली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि कवि जलधारा या प्रवाह से पूछता है कि किस उम्मीद से तुम पर्वतों की गहरी घाटियों में मधुर गीत मलार जो है वो गाते हो और पत्थरों पर शीतल बूंदे गिराते हो। यह प्रकृति के प्रवाह और उसकी स्वतंत्रता के प्रति आश्चर्य और कौतूहल को दर्शाता है। आगे चलते हैं। कवि अब दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं। कवि का कहना है कि जलधारा से पूछा गया है कि यह घाटियों से घाटियों तक दौड़ती क्यों है और बिना जीवन रस वाले नीरस वृक्षों के बीच क्यों घूमती रहती। यह प्रवाह की यात्रा उसकी उद्देश्यहीनता या सहजता को चित्रित करता है। कवि को लगता है कि वो जो जलधारा है वो किस कारण से वो चारों तरफ दौड़ लगा रही है। तीसरी पंक्ति में कवि जलधारा के भय या संकोच के बारे में पूछता है कि क्यों वह वनस्पतियों और बेलों के बीच बार बार छिपती है। साथ ही वह यह भी पूछ जाता है कि कौन सी घटना या अनुभव है जिसे इसके स्वर को करुण कंठ या दुखी और मार्मिक होके बना दिया है, इसके करुण कंठ को, जो वो कौन सा गीत जो है दुखी होके गाती है। यदि हम सारांश की बात करें तो कवि कहते हैं कि कवि यहाँ जलधारा जो प्रकृति का प्रवाह है उसको मानवीय संवेदना से जोड़ रहा है और कह रहा है कि जलधारा की यात्रा, उसका बहाव, उसका संगीत सभी प्रकृति की भावनाओं को व्यक्त करते। कवि उसके उद्देश्य, आशाएं, भय और भावनाओं के प्रति प्रश्न उठाता है कि यह पंक्ति प्रकृति के सौंदर्य, रहस्य और संवेदनशीलता का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। कवि जो है उसको विभिन्न अलग अलग भावों से देख रहा है कि जीवन में निराशा, आशा का जो संवेद स्वर है वो गूंजता ही रहता है। तो कवि उस जलधारा से भी पूछ रहा है कि क्यों तुम बार बार चक्कर लगा रहे, क्यों तुम वृक्षों के पीछे छिप जाते हो और क्यों तुम अपने करुण स्वर से, आखिर कौन सा ऐसी तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम गीत गा रही हो। इस पूरी रचना में कवि ने प्रकृति और जलधारा के बहाव का गहन और भावपूर्ण चित्रण किया है। जलधारा की यात्रा, उसका संगीत, घाटी और वनस्पतियों के साथ उसका संबंध और करुण कंठ का गीत सब मानव अनुभव, आशा और संवेदनाओं के प्रतीक के रूप में कवि ने यहाँ प्रतिष्ठित किया है। और क्योंकि ये कविता उस समय लिखी गई थी कि जब कवि जो है वो जेल में थे, तो कवि ने यहाँ पर जेल में बंद कवि ने प्रकृति के माध्यम से स्वतंत्रता, जीवन और संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति भी की है। इसे इस तरीके से भी कह सकते कि इस कविता में झरने को एक जीवंत प्रतीक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया जो निरंतर अपनी यात्रा करता है। और यह कविता जीवन के संघर्ष, सौंदर्य और प्रकृति के प्रति जो संवेदनशीलता है उसका भी को उजागर करती है। और इसमें प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ उसकी जो व्यथा है, उसका जो संघर्ष है, उसका भी चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। और प्रकृति के माध्यम से जीवन के गहरे रहस्यों और आशाओं को समझने की कोशिश कवि ने की है यहाँ पर। आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे जो भी मैंने व्याख्या प्रस्तुत की है वो आपको ज़रूर समझ में आएगी। धन्यवाद।